नमस्कार विद्यार्थियों। मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज जो बात करने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 9th की जो भूगोल आपकी सब्जेक्ट है उसमें लेसन नंबर 3 अपवाह। ठीक है ना। अपवाह क्या है उसके बारे में बात करूंगा। कंप्लीट है समझाऊंगा। देखो एक एक पॉइंट है आपको ये दिमाग के अंदर छप जाएगा यदि आपने वीडियो कंप्लीट देखे हैं, क्योंकि एक लेसन का एक पार्ट के अंदर एक वीडियो के अंदर पूरा नहीं होगा। मैं 2-3 पार्ट है इसके बनाऊंगा और पूरे पूरा आप देखना ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। अपवाह। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अपवाह शब्द किसके लिए क्या कहते हैं, तो नदी तंत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो मैं कंप्लीट अपनी भाषा में समझाऊंगा आपको। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आखिर ये अपवाह होता क्या है। मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ, ये नदी है, ठीक है, यहाँ पहाड़ है, पहाड़ से एक क्या निकल रही है, नदी निकल रही है, और यहाँ पर मान लेते ये समुद्र है। अब देखो इस जो नदी है ना, तो ये पहाड़ तो बहुत लंबा चौड़ा पड़ा है, तो इस यहाँ से एक छोटी नदी आकर यहाँ से मिल जाती है, कोई दूसरी जगह से छोटी नदी आकर यहाँ से मिल जाती है, फिर एक यहाँ से निकल कर आती है, उसके बाद में यहाँ आकर एक नदी और मिलती है, फिर मान लेते हैं एक इतनी दूर से नदी आकर यहाँ से मिलती है, ये मुख्य नदी है, ये बह रही है। और अब अपवाह किसे कहेंगे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब अपवाह किन्हें कहेंगे, अपवाह कौन होगा, जो नदियां हैं ना, जैसे ये यहाँ से निकली है, ये यहाँ से निकली, ये यहाँ से है, ये यहाँ से है, मुख्य ये है, तो यहाँ से लेके ये जो क्षेत्र है जहाँ से इनकी नदियां हैं मुख्य नदी के अंदर जल लाकर मिलाती हैं, वो पूरा ही बीच का जो क्षेत्र होगा वो एक अपवाह कहलाएगा। नदी का अपवाह तंत्र है, कहने का अर्थ ये हुआ, इसका जो अपवाह तंत्र जो होगा वो क्या है, इनके जो सहायक नदियां हैं वो सहायक नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ से पानी ला रही है, इनके बीच का क्षेत्र जो भी होगा ना, पूरा पूरा क्षेत्र है जो है, ये वाला क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा, अपवाह क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है। और ये आखिर में नदी किसी जलाशय में मिल जाती है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाह होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं, और मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी, चलो आगे देखेंगे, ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत, उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। अब जल विभाजक किसे कहेंगे ये भी पता चल। यहाँ पर देखो एक उच्च क्षेत्र ये है, एक उच्च क्षेत्र ये है और एक उच्च क्षेत्र ये, परंतु इनके बीच में ये एक निम्न क्षेत्र है। ठीक है। अब जल विभाजक का काम कौन कर रहा है, ये बीच का जो बड़ा क्षेत्र है ना, ऊंचा क्षेत्र है, दो जल द्रोणियों के बीच की उच्च भूमि जो होती है उसे जल विभाजक कहते हैं। ठीक है ना। ये पर्वत है, यहाँ से नदियां निकल रही है, और ये पर्वत है, यहाँ से नदियां निकल रही है, और यहाँ पर एक बीच में और पर्वत है, तो जल विभाजक का काम कौन कर रहा है, ये बीच वाला पर्वत। ठीक है। तो ये जल विभाजक हो जाती है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाद्रोणी अमेजन नदी की है, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। अमेजन नदी जो कि दक्षिणी अमेरिका के अंदर है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र किसका है, अमेजन नदी का है। ऐसा आ जाता है कि सबसे बड़ी नदी कौन, लंबी अलग है, लंबी है वो नील है, जबकि बड़ी की बात करें तो बड़ी आपकी कौन सी है, अमेजन नदी। अमेजन है ना, वो ऑनलाइन शॉपिंग वाला, वो इसी के नाम पर पड़ा है। भारत में अपवातंत्र, अपवातंत्र आते ही ये ध्यान रख लेना चाहिए कि बात है वो किसकी की जा रही है, नदियों की जा रही है।
भारत के अपतंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृति के द्वारा होता है। इस प्रकार इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। भारत की नदियां जो है दो प्रकार से बांटी जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो हिमालय की नदियां और एक है प्रायद्वीपीय नदियां। देखो, भारत का आकार आप सभी को पता होना चाहिए, प्रसिद्ध इस प्रकार से है। ठीक है, अब हिमालय का विस्तार है ना, यहाँ है, यहाँ पर हिमालय का विस्तार है, यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वह हिमालय की नदियाँ होगी। और एक भारत का विस्तार आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार से है। ये जो है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो ये यहाँ से जो नदी है, यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से जो नदी निकलेगी वो क्या कहलाएगी? प्रायद्वीपीय नदी कहलाएगी। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। ठीक है, हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी हैं। हिमालय के जो उत्तर की तरफ से नदी निकलती है वो बारहमासी है, मतलब वर्ष भर बहती रहती है, सदा निराई। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। आपको पता होना चाहिए कि हिमालय है ना, का संधि विच्छेद करे ना तो हिम धन आल्य बनता है। और हिम का अर्थ होता है बर्फ और आल्य का अर्थ होता है घर। ठीक है ना, ये बर्फ का घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बर्फ जमी रहती है। और जब बरसात नहीं होती है तो ये बर्फ है पिघल कर है नदियों के अंदर पानी बहता रहता है, तो इसलिए ये सदा नीरा है। हिमालय की दो मुख्य नदियां, एक तो है आपकी सिंधु और दूसरी है ब्रह्मपुत्र। इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया है। देखो, मान लो कि ये पर्वत है, बहुत बड़ा पर्वत है, यहाँ से नदी निकल रही है, तो नदी देखो हमेशा बहेगी, तो यहाँ पर क्या है, ये गड्ढा कर देगी। मतलब पर्वतों के बीच में नदी द्वारा पर्वतों को काट कर किया गया गड्ढा है, वो क्या कहलाता है? गॉर्ज कहलाता है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं, और ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया के द्वारा गॉर्ज का निर्माण करती है। भैया देखो, आपको गॉर्ज दिख रहा है, ये जो गॉर्ज है, यहाँ से देखो ये नदी निकल रही है, नदियाँ निकली है, तो नदी क्या है? बह रही है। और बहते बहते क्या है, एक दिन एक समय ऐसा आता है कि बीच में से ये पर्वत है इतना घट जाता है कि बहुत बड़ी गॉर्ज का निर्माण कर देती है, खाई का निर्माण कर देती है। ये एक बड़ी खाई है, पर्वतों को काटकर नदी के द्वारा बनाई जाती है। इन्हें ही क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं। अगला जो चैप्टर है आपके, चैप्टर क्या है? यही है। इसके अंदर आप बड़ी बड़ी सहायक नदियां आकर इसमें मिलती हैं, और किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र, मैंने आपको बताया था नदी तंत्र अपतंत्र किसे कहते हैं। तो नदियों के अंदर एक मुख्य नदी है, उसके अंदर जो अन्य नदियां आ रही है, तो ये क्या कहलाएगा? नदी तंत्र के। यहाँ देखो, ये जो नदी है किस प्रकार की चलती है, इसका रूप क्या होता है, ये इसके अंदर पता। देखो, जब नदी निकलेगी उस टाइम इसके अंदर एक गोर्ज तो है ही, वैसे ये पर्वत है, तो यहाँ से नदी निकली है, निकलते समय बड़ी नहीं होगी ना, फैलाव इतना नहीं होगा, क्योंकि पर्वतों पर है। ये इसका ऊपरी भाग है। मध्य भाग है, तो मध्य भाग में आते आते ये थोड़ा अपने रास्ते में क्या करेगी? परिवर्तन करेगी। इसमें छोटी नदी आकर और मिल जाती है, छोटी छोटी नदी, और फिर है ये एक सर्पिलाकार आकार में बहने लग जाती है। जब ये सर्पिलाकार आकार में बहती है, उसे क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। ध्यान रखना, नदी के द्वारा सर्पिला आकार में बहना, इस प्रकार से बहना क्या कहलाता है? विसर्प कहलाता है। अब ये जो विसर्प है, ध्यान रखना आप, ये जो विसर्प है, जैसे कि ये नदी है, यहाँ से बही है, पहले ऐसे बहा करती थी, ध्यान रखना। ठीक है, पहले ऐसे बहती थी, परंतु क्या है कि यहाँ नदी है अपने साथ में गाद भी लाती है। जब धूल भी लेके आती है, तो धूल है यहाँ पर क्या हो गई? जमा हो गई। और इस नदी ने क्या किया? अपना रास्ता है वो सीधा है अपना लिया। अब इस विसर्प के द्वारा जो झील बनी है उसे क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। गोखुर का अर्थ है गाय का खुर, है ना। गाय का जो खुर है, उसी प्रकार से ये एक झील बन जाती है,
और ये क्या कहलाती है, गोपुर झील कहलाती है। उसके बाद में जो समुद्र होता है, समुद्र के अंदर जब ये नदियाँ मिलती हैं तो अलग अलग रास्तों के माध्यम से मिलती है और इस प्रकार से नदी के समुद्र के अंदर मिल जाती है। ये इस प्रकार से ये निर्माण करती है समुद्र में मिलते समय, उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो आ जाते हैं आपके चैप्टर पे। अब है सिंधु नदी तंत्र आपके सामने है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में। तो ध्यान रखना, सिंधु नदी का उद्गम है, उद्गम का अर्थ यह है कि यहाँ से जब जहाँ से निकलती है, जहाँ से नदी की शुरुआत होती है वो उद्गम होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम है वो मानसरोवर झील के निकट है ना। तिब्बत कहाँ पर है, चीन में है, और तिब्बत से मानसरोवर जो झील है वहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है और इस भाग में ये एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गोर्ज का निर्माण करती है। ठीक है ना, किसका, गार्ज का निर्माण कर देती है। तो गार्ज आपने देखा होगा, मतलब पर्वतों को काट कर बीच में नदी जो बहती है वो गार्ज होती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, मुंजा। आपके क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो सिंधु की सहायक नदी वो होगी जो है मुख्य नदी के अंदर आकर छोटी छोटी नदियाँ मिलती है, उसे सहायक नदी कहते हैं। जैसे जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है और इंजा है, ये सहायक नदी है। सिंधु नदी बलूचिस्तान, गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर निकलती है। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। अब देखो कौन कौन सी सहायक नदी हैं। तो एक तो देखो जास्कर है, नुब्रा है, मैं जो लिख रहा हूँ ये सहायक नदी है सभी, चौक है, मुंजा है, अरे कहाँ, मुंजा है, उसके बाद में सतलज है, व्यास है, रावी है, चिनाब है, ठीक है, झेलम है। ये सभी कह सकते हैं अपन सहायक नदी सिंधु की है। किसकी है, सिंधु की है। इसके बाद में ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की अरब और अरब सागर में मिल जाती है। ये सिंधु नदी का उद्गम तो कहाँ से होता है आपके, आपने देखा है कि वो तिब्बत से होता है, मानसरोवर झील से, परंतु ये कहाँ जाकर विलीन हो जाती है, तो अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी जो है उसका 1/3 भाग वो अपने कहाँ है, भारत के अंदर है, जबकि 2/3 भाग है वो कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान में इसका विस्तार ज़्यादा है, भारत में है वो कम है। सिंधु नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। सबसे लंबी नदी नहीं है, ध्यान रखना, लंबी नदियों में से एक है। अब जो गंगा नदी तंत्र है, अच्छा इसको थोड़ा देख लेते हैं, आप क्या जानते हैं। सिंधु जल समझौता संधि, ये एक संधि होती है, सिंधु जल समझौता संधि भारत और पाकिस्तान के मध्य। अनुच्छेद 19 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम में संपूर्ण जल का केवल 20%, देखो सिंधु नदी का भारत है वो कितना परसेंट जल यूज कर सकता है, केवल 20% यूज कर सकता है, और 80% है वो पाकिस्तान के अधिकार में है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में सिंचाई के लिए करते हैं। ठीक है, वो भी देखो सतलुज जो नदी आती है उनसे अपन ने क्या निकाली है, इंदिरा गांधी नहर निकाली है ना, गंगानगर में जो राजस्थान में, तो फिर पंजाब हरियाणा में ये नहर के माध्यम से होती है। गंगा नदी तंत्र है वो है अपन पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और फिर अच्छा से कमेंट भी कर देना कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।